रहे हैं, मानहानि का 3.5 करोड़ रुपया का मांग कर रहे हैं मुझसे, झूठे झूठे नोटिस भेजकर डराने का काम कर रहे हैं, रैकी करवा रहे हैं। मैंने मारा है, मैंने पीटा है, मैंने गाली दिया, एक भी प्रूफ कर दीजिए कि मैंने किसी को धमका धमका कर वोट दिलवाते हैं। जब गरीब अपना इलाज कराने का इलाज नहीं होता है, प्राइवेट में अपना पैसे का इलाज नहीं होता है, तो गरीब कहाँ जाए। और 1 महीना होने के बावजूद भी थमा देंगे तो केस शांत हो जाएगा। जी अगर बात करें ना तो सैमफोर्ड का डायरेक्टर कौन है, क्यों नहीं जान सकते आप? क्लाइंट का डिटेल में उनका जो नाम है वो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहे हो? इसका मतलब यही है ना कि आप कहीं ना कहीं उस राज को दबा। सैमफोर्ड हॉस्पिटल का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। आपको बता दें, बीते दिन पहले ही आप देखे होंगे सैमफोर्ड हॉस्पिटल में किस तरह से हंगामा हुआ था। एक मरीज वहां पे एडमिट थी। फिलहाल आपको बता दें कि वो मरीज फिलहाल अभी हमारे बीच नहीं है। ऐसे में ये मामला फिर से उठ रहा है। इस वक्त हमारे साथ अमीशा जी है और साथ में मरीज के परिजन भी मौजूद है, जो कि अब फिलहाल दुनिया में नहीं। हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ आगे के एक्शन ले रहे हैं। हम बात करते हैं क्या कुछ है। जिस तरह से ये मामला ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, उसके बाद फिर बहुत दिन बाद आप लोग आज आए हैं सामने, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत दिन के बाद नहीं सर, हम लोग एक्चुअली बात ये है कि सैमफोर्ड का जो मामला हुआ था बीते 17 जून को हुआ, तो हम लोगों को मैं संवैधानिक अधिकार रखने वाली लड़की, संविधान को मानने वाली लड़की, हम लोगों ने मिलकर सैमफोर्ड में एक एफआईआर दर्ज करवाया था। लेकिन वहां पे मिली भगत होके सैमफोर्ड के सफाई कर्मी और सैमफोर्ड के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मेरे पे ही झूठे एलिगेशन वाले एफआईआर दर्ज कर दिए गए, जबकि मैं वहां मौजूद थी। उसके बावजूद भी उसके प्रीवियस डेट में जाके, मतलब प्रीवियस टाइम में, सॉरी, मैं मौजूद थी प्रीवियस टाइम, मेरे से पहले एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीने तक वो लोग मुझे झूठे नोटिस भेज रहे हैं, मानहानि का 3.5 करोड़ रुपया का मांग कर रहे हैं मुझसे, झूठे झूठे नोटिस भेजकर डराने का काम कर रहे हैं, रैकी करवा रहे हैं, मेरी मुझे जान से मारने की धमकियां दिलवा रहे हैं, मुझे सेटलमेंट करने बोल रहे हैं, मुझे पीछे हटने को बोल रहे हैं। मैं जब ये सब नहीं कर रही हूँ तब फाइनली झूठे नोटिस भेज के 2024 के कांड संख्या में फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। फाइनली आज मैं इसलिए आई यहाँ पे क्योंकि देख रही हूँ कि 1 महीना हो गया, 17 से आज आपका 23 हो गया, 1 महीना 5 दिन हो चुका है। ये 1 महीना 5 दिन के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई का एक भी पुष्टिकरण नहीं हुई है। आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैं गरीबों के लिए आवाज उठा रही हूँ, मैं गरीब के लिए लड़ रही हूँ, आप मेरे लिए नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन अगले पार्टी सैमफोर्ड में आपने कितने नोटिस भेजे? आपने सैमफोर्ड के कितने लोगों को सामने रख के पूछताछ किया कि उस दिन वहां क्या हुआ था? आप तो सीसीटीवी भी नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने मारा है, मैंने पीटा है, मैंने गाली दिया, एक भी प्रूफ कर दीजिए कि मैंने किसी को हाथ भी लगाया। उल्टा मैं मार खाई, मेरे माथे में सूजन हुई, मेरी महिला मार खाई, मेरे महिलाओं का हाथ टूटा, मेरे महिलाओं का पेट में चोट लगा। ये बात दरअसल ये है कि यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि सब पैसे के आगे कुछ नहीं है। गरीबों को वोट के लिए बोला जाता है, गरीब तुम वोट दो, वोट नहीं दोगे तुम्हारा ये अधिकार छीन लिया जाएगा। धमका धमका कर वोट दिलवाते हैं। जब गरीब अपना इलाज कराने जाता है तो सरकारी में बिना पैरवी का इलाज नहीं होता है, प्राइवेट में बिना पैसे का इलाज नहीं होता है, तो गरीब कहाँ जाए। और 1 महीना होने के बावजूद भी सैमफोर्ड ने अभी तक इस मामले को, और वहाँ की जो हमारे जो थाना है, थाना प्रभारी इस मामले को अभी तक पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए हम लोगों के सामने कि निष्पक्ष जांच जो हम लोग मांग कर रहे हैं, सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, उस सारे मांगों को अभी तक अधूरा रखा। जी अगर बात करें अमीशा जी, जो उनके द्वारा क्या केस किया गया पे, वो तो एफआईआर दर्ज हुई, जो आपने एफआईआर दर्ज किया, क्या वो उस पर कुछ एक्शन लिया गया? वही तो बात है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। पीसी रखने का हमारा मेन उद्देश्य है कि अभी जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है उसमें आखिर क्या हो रहा है। आप मेडिक्लेम के नाम पे फाइनेंशियल एक्सप्लोटेशन का खेल खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बस बोल रहे हैं कि नहीं, मैं, मेरे अंदर से सारा ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि ना अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों जो लाइन है, दोनों का कोई मान नहीं है, ये दोनों कुछ नहीं हो रहा है। बस मरीज जा रहे हैं, इंश्योरेंस का है। सबसे पहली बात है कि सैमफोर्ड में जो मरीज को एडमिट किया गया वो सीधा बोलता है इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कहकर एडमिट किया जाता है मरीजों को। आप ये क्यों नहीं कहते कि मरीज तुम ठीक हो, बीमार हो, पैसे है कि नहीं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, प्रत्येक प्राइवेट अस्पताल में एक रीड प्राइस चार्ट होना चाहिए। जैसे हम कभी होटल जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है ना पिज्जा इतने का, समोसा इतने का, तो हम लोग देखते कि यार इसको खा पाएंगे कि नहीं, तो हम लोग तब उसमें जाते हैं। कोई रेस्टोरेंट गए आप और वहाँ पे 400 प्लेट रुपए आपको बिरयानी मिल रहा है, मेरे पास नहीं है औकात, हम जाएंगे क्या? उसी प्रकार प्राइवेट अस्पताल में प्राइस चार्ट होनी चाहिए कि फलाने बीमारी का ये टेस्ट का इतना लगेगा, ताकि व्यक्ति पहले ही जो समझ जाए कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे, मैं इसको एफोर्ड कर पाऊंगा। जी अगर बात करें जिस तरह से जो महिला परिजनों जो थी एडमिट थी, पर वो फिलहाल अब दुनिया में नहीं है, कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे, क्या लगता है उनके जो जान गई है, क्या कहीं ना कहीं सैमफोर्ड हॉस्पिटल ही है? देखिए, मेरे तक जो सूचना आया, जैसे कि उनके परिजन जब मुझे आवेदन दिए, संगठन में उन्होंने आवेदन दिया, मुझे फोन करके जब वो बुलाए, मैं एक गरीब की आवाज बनने के लिए गई, तो मुझे तो यही सूचना दिया गया ना कि वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे इतने के लिए यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं, फाइनेंशियली जो लोड दिया जा रहा है, इवन की 12 लाख एस्टिमेट बिल दिया जाता है। उनके परिजन का कहना है कि कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई डॉक्टर्स नहीं आ रहे। तो सीधा सा बात है कि आप वहाँ पे मरीज को मारे ही है ना, मरीज मारा थोड़ी है, आप डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट उनके माध्यम से, उनको लगा प्रोटेस्ट हुआ, जिस दिन हम पूछताछ करने के लिए गए, जो हम लोगों के साथ मारपीट की गई, उस दिन के बाद
उसी दिन शाम के इधर चल रहा है हम लोगों का, तुरंत हमको मारा जा रहा है, इधर से एम्बुलेंस से साइड से उनको निकाल दिया गया। तो यही काम आप 6 दिन पहले कर देते ना, डिस्चार्ज आप नहीं किए, लेकिन जिस दिन हम लोग पूछताछ के लिए गए, आप हंगामा कर दिए, मार दिए, उधर डिस्चार्ज कर दिए और 3 दिन के बाद मरीज मर गई। तो मारने वाला कौन है? गांधीनगर से सीधा वो घर जाती ना मरीज तो आज जिंदा होती, क्योंकि वो बोल रही थी, अच्छे से समझ रही थी बातों को, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैमफोर्ड को ले जाया गया, उनको एक अंधकार में रखकर, और जब वहां गई तो उनके साथ इतना भयानक तरीके से क्या, उनका बॉडी पूरा सूजन, पूरा फूल गया था उनका बॉडी। आप कैसे, कौन सी दवाई दिए कि बॉडी फूल जाएगा? आप देंगे ना प्रूफ? क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने भी केस किया, हम लोगों ने भी मिलकर केस किया, आप क्यों निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही? सैमफोर्ड को आपने कितने नोटिस भेजे? बस यही कि आप बड़े लोग हैं, हम लोग आम आदमी क्या कर लेंगे? बड़े लोग हैं, पैसा का एक पेटी हम थमा देंगे तो केस शांत हो जाएगा। जी, अगर बात करें तो आप जो 3 पॉइंट गिना रहे थे, शायद आप पे भी मतलब कुछ चार्जेस लगाए हैं, क्या क्या वो चार्जेस है? चार्जेस है 3 पॉइंट्स में ये है कि जैसे कि उनका कहना है कि मेरे पे एक मानहानि का नोटिस आया है, मानहानि का नोटिस मुझे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया है कि अगर 15 दिनों में मैं 3.5 करोड़ रुपया नहीं देती हूँ तो मुझ पर मानहानि का केस किया जाएगा। तो एक सवाल मैं करना चाहूंगी, एक दिन में अगर आपका इतना का नुकसान है तो एक दिन में कमाई कितना का होगा? आप इनकम टैक्स कितना भरते हैं? एक दिन में 3.5 करोड़ का एक लड़की के आ जाने से नुकसान हो गया, मैंने मेंटली टॉर्चर कर दिया आपको, मैंने फिजिकली डैमेज कर दिया आपको, तो इतने सारे चीजें को जो एलिगेशंस लगा के मुझे 3.5 करोड़ रुपए का आपने जो भेजा है, उसका मैं जवाब आपको देती हूँ कि आपका कौन है। जो लेटर भेजा है उसमें एक चीज स्पष्ट ही नहीं है, क्लाइंट का नाम ही स्पष्ट नहीं है, बस लिख दिया है सैमफोर्ड प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। तो थ्रू इट्स डायरेक्टर क्यों? क्वेश्चन मार्क। डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं है? अभी कोई रिम्स का डायरेक्टर हम लोग जान रहे हैं ना, हमारे सीएम कौन है जान रहे हैं ना, पीएम कौन है जान रहे हैं ना, वहाँ के थाना का इंचार्ज कौन है जान रहे हैं ना, तो सैमफोर्ड का डायरेक्टर कौन है क्यों नहीं जान सकते? आप क्लाइंट का डिटेल में उनका जो नाम है वो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहे हो? इसका मतलब यही है ना कि आप कहीं ना कहीं उस राज को दबा रहे हो, उस राज को छिपा रहे हो कि जनता उसका नाम भी ना जान सके। कौन ऐसा है? कोई माफिया है क्या? कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, तभी तो आप नाम नहीं पारदर्शिता कर रहे हैं, तभी तो आप सिर्फ लिख देते क्लाइंट डिटेल्स, नाम नहीं है, थ्रू ए डायरेक्टर ओनली। आपका क्या लगता है, आपको नोटिस कब भेजा गया था? नोटिस मुझे घटना के 15 से 16 दिन के बाद भेजा गया। आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे की रणनीति? आगे हमारी रणनीति कानूनी प्रक्रिया में मैं जो उलझाए गए हैं मैं उसमें फाइट कर रही हूँ। जो क्या लगता है, कानून आपकी बात सुने? क्योंकि अभी तक आपके एफआईआर अभी दर्ज नहीं किए गए, नहीं सुने गए, पर उनके एफआईआर तुरंत आपको नोटिस भी मिल गया। कानून अगर बात नहीं मानती तो कानून बनता ही क्यों? संवैधानिक अधिकार रखने वाली लड़की हैं, और अगर हम कानून के जानकार लड़की हैं, कानून के जानकार हैं, हमारा अधिकार है, तो हम क्यों नहीं कानून पे भरोसा करेंगे? मैं कानून को मानने वाली लड़की हूँ, आज नहीं तो कल, बहुत दिन नहीं, जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। जो मेरे पे जो झूठे एलिगेशंस लगाए गए फर्जी केसेस है वो रद्द किए जाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि आप कुछ प्रूफ नहीं देंगे तो एसटीएससी का झूठा केस तो होगा नहीं। मैंने मारपीट किया, मैं गुंडागर्दी कर रही हूँ, एसटी का भी केस किया गया, एसटीएससी का मेरे पे केस किया गया था, और सैमफोर्ड के सफाई कर्मी मंजू कश्यप के द्वारा जी, वो 11 धाराएं मेरे पे लगाई गई है। और उसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा भी मेरे पे केस किया गया है कि मैंने मारपीट की, मैंने गुंडागर्दी की, मैं धमकी दी, फलाना। तो मैं आपको छात्रा गुंडी नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात। तो ये सब झूठे झूठे फर्जी केस करे। इवन मेरे पे अभी झूठे मुकदमा का 2024 का कांड संख्या का नोटिस किया गया है, तो उसमें मुझे बोला गया है कि आप अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। तो काफी चीजों का प्रेशर है, व्हाट्सएप कॉल के जरिए रैकी करवा के मुझे मारने का प्रयास, धमकी देना, इस मुद्दे को खत्म करने के लिए बहुत लोग लगे हुए। जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ जो महिला थी, जो अभी फिलहाल दुनिया में नहीं रही, उनकी बहू है, तो हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपकी सासू माँ अब नहीं रही दुनिया में, तो क्या लगता है इसके पीछे की कौन है गुनहगार? गुनहगार तो अगर शायद डिस्चार्ज वहाँ से मिल जाता तो हम लोग अच्छे से कहीं और इलाज करते तो शायद उनका मौत नहीं होती। और हॉस्पिटल से भी हम लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर ये मनमाहे का केस दर्ज करने का वो प्रेशर बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जितना ये नुकसान हमारा हुआ उसका फैमिली वाले को भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उनको क्या नुकसान हुआ ये भी वो दिखाएं, सीसीटीवी के थ्रू वो सामने लाएं। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का जो मौत हुआ वो हमारे फैमिली को कितना नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप लोग लगातार आ रहे हैं, आप आगे क्या चाहते हैं? आप फिर से मीडिया के सामने आए हैं, इससे पहले जब आपकी डिस्चार्ज करने को लेकर आप बात करते हैं, अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि देखिए, एक तरह से देखा जाए तो मम्मी का मौत नहीं हुआ है, उसे मारा गया है, तो मैं अपनी मम्मी के लिए न्याय चाहती हूँ। और ऐसा अभी मेरे मम्मी के साथ हुआ, ऐसा हो सके यहाँ पे हजारों की मम्मी है, बहन है, भाई है, उनके साथ ना हो। मैं न्याय चाहती हूँ। जी, अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या आपने एफआईआर वगैरह किया है? जी, आप न्याय चाहते हैं तो इसके लिए आपने किससे मदद मांगी? आपके समर्थन कौन? मैं समर्थन में ये अमीषा दीदी हैं, जो इनके द्वारा ही
हम इन्हीं को लेटर लिख के भेजे थे, तो इन्हीं के साथ जी, जैसा कि आपने देखा और सुना किस तरह से यहाँ पे अमीषा एक बार फिर से मीडिया के सामने आई है। वो हाल लगा रही कि जो ये लड़ाई है लंबी चलेगी। वो चाहती है कि जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है लंबी चलेगी। अमीषा का साफ कहना है कि ना झुके, कभी भी नहीं झुकेगी, ये लड़ाई करते रहेगी। साथ आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने करवाई कि अमीषा को नोटिस भेजा गया, धमकी दी गई, तो वो चाहती है वो भी एक्शन ले और साथ में उन्होंने भी एफआईआर किया, पर अमीषा का अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। जिस तरह से जो महिला थी अब फिलहाल वो दुनिया में नहीं रही, तो उसी की न्याय की गुहार ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।